में हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखना है, वेट, इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द डिसऑर्डर्स, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, वेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा टू derive energy to perform various activities। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें बस यही कहा कि जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, इनडायरेक्टली वो किसे तोड़ने में यूटिलाइज हो रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टू डिराइव एनर्जी, और इससे हमें एनर्जी मिल रही है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक मीन्स यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ये एक तरह का कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और हम फोटोसिंथेसिस उसमें देखते थे प्लांट में, वो क्या था, वहाँ पे सिंथेसिस होता था। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ये ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग क्या है, इट इज़ एक्सचेंज। ब्रीदिंग एक्सचेंज है किसका, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर जा रही है बॉडी में और CO2 जो टिश्यू में बना है वो बाहर निकल रहा है। कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड आउट। अब यहाँ पे प्लेस करें अपना हाथ चेस्ट पे और देखें कि आपका चेस्ट जो है वो अप डाउन मूव कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, you know it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following. तो सबसे पहले हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे। ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम ये देख लेते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न, यहाँ पॉइंट, एक मिनट ऐड कर सकते हैं क्या, नो, ठीक है, यहीं पे बता दें, या नहीं होगा। सिंपल डिफ्यूज़न, ठीक, सिंपल डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ होते हैं, हमारे जो लोअर एनिमेलिया, जब हम लोगों ने पढ़ा था जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब पढ़ा था ना। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ, जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, इनमें बहुत अच्छा वेल डेवलप सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न से होता है। और फ्लैट वर्म, ठीक, ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्किन के थ्रू कहाँ पे होता है, स्किन के थ्रू कहाँ पे होता है, स्किन के थ्रू होता है हमारा कहाँ पे, अर्थ वॉर्म में। किस में होता है, अर्थ वॉर्म में। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, स्किन के थ्रू। एक्सचेंज, रेस्पिरेशन क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस किससे हो रहा है, स्किन से। ट्रैकियल सिस्टम हमें पता है कहाँ होता है, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में होता है ना। उसके अलावा गिल्स कहाँ पे होगा, गिल्स इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, ठीक है।
उसके अलावा मोलस्क, यहाँ पे गिल्स होती हैं। लंग हम सबको पता है कहाँ होता है लंग। लंग होता है हमारा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ये पूरा इसका समरी है। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animals depending mainly on their habitat और level of organization। अलग अलग level of organization के basis पे अलग अलग। lower invertebrates, जो lower invertebrates हैं जैसे स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को विद कैसे, सिंपल डिफ्यूज़न, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म जो होता है वो क्यूटिकल से करता है, मीन्स स्किन से करता है। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होता है। ये जो है गिल्स जो प्रेजेंट है उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोड। ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन एक्वेटिक ऑर्थोपोड मोलस्क यूज़ करते हैं, जबकि लंग के थ्रू, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज़ गिल्स। वर्टिब्रेट में भी अगर हम देखें तो जो फिश होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये लंग होते हैं इसमें। किसमें? ARAM, इनके पास क्या होता है? लंग्स होता है ना। ए क्या है? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स मीन्स बर्ड एंड मैमल्स, इनमें क्या होता है? लंग्स होते हैं। इनमें कैसा रेस्पिरेशन होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। जबकि जिनमें गिल्स होते हैं उनमें कैसा होता है? उनमें होता है ब्रांकियल respiration. Amphibians like frog can respire through their moist skin और cutaneous respiration कहते हैं। तो 3 तरह के रेस्पिरेशन देखा हमने, एक ब्रैंकियल रेस्पिरेशन और एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये मेन है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो रहा है फ्रॉग में। फिर नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। वी हैव अ पेयर ऑफ, एक मिनट, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। अब हम देख सकते हैं हमारे अपर लिप के ऊपर क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, वो खुला हुआ है, एंड इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर। ठीक है, ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल अपर लिप के ऊपर है, उसके बाद यहाँ से ओपनिंग है, और ये कहाँ जा रहा है? नेज़ल चैम्बर में जा रहा है, थ्रू अ नेज़ल पैसेज, नेज़ल पैसेज के थ्रू वो नेज़ल चैम्बर में जा रहा है। द नेज़ल चैम्बर, अब वो नेज़ल चैम्बर जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है वो हमारा नेज़ल चैम्बर में जा रहा है थ्रू नेज़ल पैसेज, फिर कहाँ जा रहा है? द नेज़ल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब यहाँ पे जो फेरिंग्स है, तो अगर नेज़ल के थ्रू जा रहा है तो नेज़ोफेरिंग्स में पहुँचेगा, नेज़ोफेरिंग्स में जाएगा, नेज़ोफेरिंग्स से वो कहाँ जा रहा है? ट्रैकिया में जा रहा है, थ्रू, यहाँ किसके थ्रू जा रहा है? ग्लॉटिस, है ना, ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखो
द नीजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, ए पोर्शन विच इज़ कॉमन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द पैसेज जो है विच इज़ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के थ्रू, फेरिंग्स खुल रहा है कहाँ, थ्रू ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स ही था। ठीक, तो यही पॉइंट है कि द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया में जाके ये खुल गया। ठीक, लैरिंग्स क्या है, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस नोन एज साउंड बॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम स्वेलो करते हैं तो उस समय जो ग्लॉटिस है वो कवर्ड हो जाता है, किससे, एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इज थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, अब वो क्या करता है, जो ग्लॉटिस है, जो ओपनिंग है विंड पाइप की, उसको बंद कर देता है ये एपिग्लॉटिस, जिसकी वजह से उधर खाना नहीं जा पाता। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि कहाँ से एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड अप टू मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अब यहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्राई पे ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchiole. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete C। ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है, कहाँ कहाँ पे, ये ध्यान रखना होगा, कहाँ पे है, ट्रैकिया में है। उसके साथ साथ ब्रोंकाई में कौन से ब्रोंकाई, प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, टर्शरी में भी है और इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल में भी है। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure, जिसे हम alveoli कह रहे हैं। Branching network of bronchi, bronchiole and alveoli comprising the lung। अब ये ब्रोंकाई का जो नेटवर्क है, हाँ, ब्रांच बना रहा है, कौन ब्रांच बना रहा है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और जो एल्वेलाई, वो क्या है, वही लंग है ना, वही क्या बना रहा है, लंग बना रहा है। वी हैव टू लंग्स विच इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर। अब यहाँ के जो लेयरिंग होती है उसे हम प्लूरा कहते हैं। विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम इट रिड्यूसेस, और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। थोरैसिक लाइनिंग आउटर वाली थोरैसिक लाइनिंग के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस से होता है। इनर वाली, इनर जो होती है वो लंग के सरफेस से क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो हमने क्या यहाँ पे क्या देखा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। ठीक, जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। और उसके आगे जो एल्वेलाई है और उसकी डक्ट है, alveoli and their duct form the alveoli and their duct form the respiratory और exchange part of the respiratory system। हमारे पास दो पार्ट है, एक कंडक्टिंग पार्ट है और एक हमारे पास रेस्पिरेटरी पार्ट है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है और एल्वेलाई और उसकी डक्ट मिला के वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, जो कंडक्टिंग है वो कंडक्ट कर रहा है, एल्वेलाई तक ला रहा है,
क्लियर इट फ्रॉम, अब जब ला रहा है तो उसे फॉरेन पार्टिकल से क्लियर कर रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है, ठीक है। एकदम ड्राई एयर है तो उसे ह्यूमिडिफाई कर रहा है, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर पे भी ला रहा है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। यहाँ एक्चुअल डिफ्यूज़न हो रहा है एक्सचेंज पार्ट में, ठीक है। द लंग आर सिचुएटेड, अब लंग के बारे में देखने से पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं ना। अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेज़ल चैम्बर में आया थ्रू नेज़ल पैसेज, फिर नेज़ोफेरिंग्स में गया, नेज़ोफेरिंग से ट्रैकिया में जा रहा है, अब इसे थ्रू ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स। हम यहाँ पे इसे अगर ट्रैकिया में जाना है तो उसे विंड पाइप में जाना होगा, लैरिंग्स से गुजरना पड़ेगा, ठीक। और ये लैरिंग्स क्या होता है, इट इज़ अ साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड होता है किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक, प्राइमरी ब्रोंकाई। और किस लेवल पे होता है, ये 5th थोरैसिक वर्टिब्री लेवल पे होता है। ये ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, ये डिवाइड होता है, ये कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 5th थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक, ये हो गया। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद, जो प्राइमरी ब्रोंकाई से ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद ये टर्शरी में जाता है, फिर उसके बाद ये एल्वियोलाई में कन्वर्ट होता है। ये एल्वियोलाई जो होता है यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है। ये इरेगुलर वैस्कुलर बैग होते हैं, क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, वैस्कुलर बैग है, ठीक। उसके अलावा भी हम लोगों ने देखा कि इसमें से कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, सॉरी अल्लाह तो, अब आगे देखते हैं हम कि अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे सी शेप रिंग होती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सी शेप रिंग कहाँ पे होती है, कार्टिलेजिनस रिंग है, कहाँ पे होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रैकिया में होती है, उसके अलावा ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में होती है ट्रैकिया, उसके अलावा ब्रोंकाई में होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब में होती है। उसके अलावा हमारा होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, किस में होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा कि कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आता है, नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्विलाई जो भी है, तो जो भी है नहीं, एल्विलाई तक का जो सफ़र है वो एक्सचेंज पॉइंट होता है, एक्सचेंज पार्ट होता है। अब हम देखते हैं लंग, ठीक। अब ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, लैरिंग्स की ओपनिंग हमें दिख रहा है, ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, ये हमारा एपिग्लॉटिस है, ठीक, एपिग्लॉटिस है। अब ये गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया अभी दिख रहा है कि यहाँ पे रिंग है ना, सी शेप रिंग है, ट्रैकिया में होगा, ब्रोंकाई में होगा, और ये डिवीज़न कहाँ पे हो रहा है, एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे हो रहा है। ये डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनाएगा, फिर उसके बाद ये ब्रोंक्यूल में जाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी रिंग होगा, फिर उसके बाद जब ये आगे जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई में कन्वर्ट होगा, तब वहाँ पे इसे रिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारा डायफ्राम बना हुआ है ना, क्या है, रिब्स है, ब्रोंकस है, ये लंग है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, जो लंग की मेम्ब्रेन है वो प्लूरल मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, ब्रोंक्यूल है। ये डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे चलते हैं, लंग के बारे में देखते हैं। लंग, द लंग आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, कहाँ प्रेजेंट है,
थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली एयर टाइट है। अब ये एयर टाइट कैसे है ये देखते हैं। जो थोरेसिक चैम्बर है इसको हम देखते हैं डॉर्सली, डॉर्सल साइड में हमारा, डॉर्सल मतलब होता है पीछे, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम है, अपनी बॉडी को हम देखते हैं, हाँ, और देखेंगे कि वेंट्रली मीन्स आगे के साइड में स्टर्नम है और पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम है। लेटरल साइड में हमारे पास रिब्स है और नीचे के साइड में लोअर साइड में हमारे पास डायफ्राम है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन द लंग। अगर कोई भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी में तो वो हमें रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, पल्मोनरी कैविटी और लंग में। सच एन अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा लंग है वो किससे कवर्ड होता है, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से होता है। प्लूरल फ्लूइड उसके बीच में है। ये थोरैसिक कैविटी में है जो कि एनाटॉमिकली एयर टाइट है। थोरैसिक चैम्बर बन कैसे रहा है अभी देखें। थोरैसिक चैम्बर जो है वो हमारा कैसे बन रहा है देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले हम वर्टिब्रल नहीं बोलना है, यहाँ पे हमारा डॉर्सली, डॉर्सल मीन्स पीछे, डॉर्सली हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली हमारे पास है, वेंट्रल साइड में हमारे पास क्या है, स्टर्नम, आगे की तरफ स्टर्नम है। लेटरल साइड में हमारे पास रिब है, लेटरल में क्या है, रिब है, और लोअर साइड में हमारा डायफ्राम है, लोअर साइड में, और ऊपर साइड तो हमारा कॉलर है ना, क्लैविकल। ठीक, डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली एंड लोअर, ये देख लेंगे। अब जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है ये हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं, आँख बंद कर लें, पहले हम एक बार रीड करेंगे उसको समझाएंगे। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग अभी हम लोगों ने देखा था, ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज, और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो पहले में क्या है कि ऑक्सीजन अंदर आई और CO2 बाहर निकला। अब जब ऑक्सीजन अंदर आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, आया, कंडक्ट होके वहाँ पहुँचेगा और ये हमारा CO2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे होने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन में एक्सचेंज होगा। अब उससे भी पहले क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय द ब्लड, ब्लड उसे लेके आएगा। डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन, ये हम तो CO2 का समझ नहीं, यहाँ पे डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रीदिंग हुई, जो ऑक्सीजन है वो अंदर गया और CO2 रिच एयर, एल्वियोलर एयर रिलीज्ड आउट। अब एल्वियोलर मेम्ब्रेन लेवल पे एल्वियोलाई में यहाँ डिफ्यूज़न हुआ ऑक्सीजन और CO2 का। डिफ्यूज़न होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाएगी, फिर वहाँ पे ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट पहले होगी, फिर डिफ्यूज़न होगा किसका, ब्लड और टिश्यू का। ब्लड और टिश्यू में, ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो टिश्यू में चल जाएगा और टिश्यू में CO2 है तो वो ब्लड में आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन बॉडी में पहुँच गया, अब उसने स्टार्ट कर दिया यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब सेल यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए और वहाँ वो CO2 को रिलीज़ करेगा, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे, इसमें हमें स्टेप समझना होगा। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर, एक पॉइंट ख़त्म हो गया हम लोगों का, पहला पॉइंट क्या था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें सही से
देखना होगा ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, वेरी इजी। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, पूरा खेल जो है वो है हमारा प्रेशर का। प्रेशर इसमें है हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, वॉल्यूम उल्टा कर लो। Breathing involved two stages. Inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which alveolar air is released out. Inspiration मतलब हम atmospheric air सांस अंदर ले रहे हैं, expiration मतलब बाहर छोड़ रहे हैं। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient. यहाँ हम क्या create करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर इस इंस्पिरेशन कब होगा, हवा बाहर से अंदर कब जाएगी, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मीन्स अंदर का प्रेशर कम होना पड़ेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम होना पड़ेगा, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग। लंग में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स कम होना चाहिए। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, एक्सपिरेशन में। अब यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम है और साथ ही साथ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में ये मसल्स होती हैं, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अब ये हो गया। फिर इंस्पिरेशन जो होता है वो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से मीन्स इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन का मतलब हवा अंदर आ रही है, इसका मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर कम होगा। अगर अंदर का प्रेशर कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। इंस्पिरेशन में अभी इसको समझाते हैं। ठीक, तो वहाँ का वॉल्यूम हमें बढ़ाना पड़ेगा ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में। एंट्रोपोस्टीरियर मीन्स ऊपर से नीचे एक्सिस में हमें बढ़ाना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करता है, ये बाहर की तरफ रिब्स को करता है एंड स्टर्नम, और वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। हमें डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए और एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में भी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसमें हेल्प कर रहा है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, और ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, टू लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग। इंस्पिरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ, अब उल्टा हो जाएगा। एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स हो जा रहा है, साथ ही साथ जो इंटरकोस्टल मसल है वो रिटर्न कर रहा है डायफ्राम को और स्टर्नम को टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम को कम करा रहा है अब, जिससे कि अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को बढ़ा रहा है टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग।
expiration. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle of, ये कैसे बढ़ता है, एडिशनल मसल ऑफ एब्डोमेन से. ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमें याद रखना है कि ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट. वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, से हम नाप सकते हैं, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. अब इसको समझते हैं. इंस्पिरेशन हमें कराना है. इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, अब हमने देखा था हाई प्रेशर से लो की तरफ आता है ना. अगर लंग के अंदर आना है तो लंग का प्रेशर कैसा चाहिए, कम चाहिए हमें. ये एटमॉस्फेरिक में हाई होगा इंस्पिरेशन के केस में. ठीक, इस केस में तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम चाहिए हमारे लंग में. तो यहाँ पे अगर प्रेशर कम है तो मीन्स वॉल्यूम को हम बढ़ा दें. वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए वॉल्यूम, देखो ये जो रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर की तरफ चल जाएगा. कौन कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ना. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये बाहर की तरफ हो गया. ठीक, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ड. उसके अलावा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जा रहा है. ठीक, और ओवरऑल ये वॉल्यूम बढ़ जा रहा है. ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ जा रहा है. ये किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये हमारा रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ड हो रहा है. ये तो हमारा रिब्स और स्टर्नम की अगर हम बात करें तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस हो गया. डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे जा रहा है इसकी वजह से हमें एंट्रोपोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ रहा है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स ओवरऑल इंक्रीज़ करेगा. अगर थोरैक्स का बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा. पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया. तो हवा जो है, जो ऑक्सीजन है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, इंस्पिरेशन हो गया. अब बाहर निकलना है तो फिर ये रिब्स और स्टर्नम क्या होंगे, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे. जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल था जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा. डायफ्राम अभी कॉन्ट्रैक्ट था, अब रिलैक्स हो जाएगा. और ये डायफ्राम फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोरैक्स का कम हो जाएगा. अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा कहाँ से कहाँ निकलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. हवा क्या, एयर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग व्हेन द प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई होप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा. इंस्पिरेशन क्या है और एक्सपिरेशन क्या है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके अलावा रेसिडिवल वॉल्यूम है. ठीक, तो यहाँ पे हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. यहाँ पे हमें फोकस करना है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है तो वो टाइडल वॉल्यूम है. ये अप्रॉक्सीमेटली ये 500 ml होता है. ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml पर मिनट. पर मिनट वैसे भी जो पर मिनट होता है वो कितना होता है, 12 पर मिनट 12 से 16 है ना, तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
पर मिनट है तो हेल्दी मैन इंस्पायर करता है पर मिनट कितना, इसे हम इसे ठीक, तो उससे हमारे पास आ गया 6000 से 8000। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि एक पर्सन है वो इंस्पायर कर रहा है, हाँ, सांस अंदर ले लिया, अब हम उससे कहा कि और सांस अंदर लेने की कोशिश करो और करो, तो एडिशनल वॉल्यूम वो कितना ले पा रहा है, एडिशनल वॉल्यूम वो कितना ले पा रहा है, उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद उसने और कितना वो हवा अंदर ले पाएगा, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो है 2500 से 3000 ml। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक आदमी है जो कि नॉर्मल एक्सपायर कर रहा है, हवा निकाल पा रहा है, लेकिन उससे कहा गया कि और ज़्यादा हवा को निकालो, और ज़्यादा एक्सपायर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करो, फोर्सफुल एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना और ज़्यादा तुम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके और हवा निकाल सकते हो। हवा मीन्स वही जो रेस्पिरेशन में जो वो एक्सपायर कर जो वो सांस ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं, कितना और एक्सपिरेशन वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना और जितना नॉर्मल के ऊपर वो कितना एक्सपायर कर पा रहा है, वो है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर किसी इंसान से कहा जाए कि तुम और सांस लो और सांस लो और सांस लो, तो वो ज़्यादा ले पाएगा एज़ कम्पेयर टू उससे कहो कि और सांस निकालो और सांस निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो सांस अंदर लेने का है फोर्सफुल एक्सपिरेशन से वो ज़्यादा है, वो 2500 से 3000 है, जबकि जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एक्सपिरेशन के थ्रू, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के थ्रू वो कम ही निकाल पाएगा, वो ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा, 1000 से लेकर 1100 ml तक ही वो निकाल सकता है। उसके अलावा आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी भी लंग में बची रह गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। अब यहाँ पे हम अलग अलग कैपेसिटी देखते हैं। अभी हम लोगों ने वॉल्यूम देखा, टाइडल वॉल्यूम देखा, जो नॉर्मल एक्सपिरेशन या फिर इंस्पिरेशन में नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना एक्सचेंज हो रहा है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा और रेसिडुअल वॉल्यूम देखा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा था, 2500 से 3000 ml था, और ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन के ऊपर और कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर और कितना इंस्पायर कर सकता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी कितना अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1100 ml से 1200 ml। अब यहाँ पे हम by adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity। हाँ, और ये pulmonary capacity क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं हम। अभी हम लोगों ने देखा जो IRV है वो हम ERV से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, अब ये कैपेसिटी की बात कर रहा है, कैपेसिटी मतलब कितनी उसकी क्षमता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये जो कैपेसिटी होती है ना, इसमें एक चीज़ देखेंगे हम लोग, ये 3 कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें नॉर्मल वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक, इस पे हमें फोकस करना है।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम कब निकाल सकते हैं? जब एक्सपायर कर दिए नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद। अब हम कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर। नॉर्मल हमें एक्सपायर किए, उसके बाद हम और मतलब हमारी कैपेसिटी कितना है अंदर लेने की, तो वो हमारा आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम और IRV आता है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है तो एक्सपायर ही करेगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो इंस्पायर करेगा। अब यहाँ आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, अब एक्सपायर करना है उसे, कितना वो एक्सपायर करे, तो पहले तो इंस्पायर करेगा तभी तो। दिस इंक्लूड, इसमें भी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फंक्शनल रेसिडुअल, यहाँ रेसिडुअल आ रही है, मीन्स लंग में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली हम एक्सपिरेशन किए, उसके बाद कितना रह गया, तो वो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। ठीक है, फिर ये कैसे निकालते हैं? यहाँ हमें रेसिडुअल है तो इसलिए हम रिजर्व वॉल्यूम लेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम लेंगे और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ये याद रखना है, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो ब्रीद इन कर रहा है, मैक्सिमम कितना कर सकता है वो हुआ। या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद वो कितना निकाल पा रहा है। ठीक, तो ये होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। और इसमें क्या आता है? ERV, IRV एंड टाइडल वॉल्यूम। इसमें हमारा आता है IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। इसमें मैक्सिमम वर्ड ध्यान रखना है वाइटल कैपेसिटी में। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? सबको मिला दो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकमोडेटेड इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन के बाद क्या क्या बचा, मीन सब कुछ भर गया, तो वो आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे RV रिजर्व वॉल्यूम नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये आ गया। या फिर हम कहें एंड IRV, ये सब कुछ आ गया। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि RV प्लस ERV प्लस IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और अब देखो ये जो है IRV, ERV और TV, ये क्या है? हमारा वाइटल कैपेसिटी है। तो हम और क्या कह सकते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी क्या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम हो सकता है? हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। ये हमारा वाइटल कैपेसिटी था। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम देखा, जो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम का ऑफ एयर का एक्सचेंज हो रहा है। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 500 ml है और पर मिनट देखेंगे 6000 से 8000 ml पर मिनट है। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व है तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं। एक्सपिरेशन है तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, और यहाँ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन हमने कर दिया, सब कुछ निकाल दिया, जो भी है कोशिश कर ली, सारी हवा निकाल दी, लेकिन फिर भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेन इन द लंग जो बच गया वो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, और ये इसकी वैल्यू 1100 ml से 1200 ml। फिर आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये सब में हमें एक पॉइंट याद रखना है, जब भी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो नॉर्मल एक्सपिरेशन वर्ड याद रखना है।
जब भी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है तो नॉर्मल इंस्पिरेशन याद रखना है, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है तो एक्सपिरेशन ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि रेसिडुअल है तो बचा कितना, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम देखेंगे कि बचा कितना। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, एक्सपिरेटरी में भी और इंस्पिरेटरी में भी। फंक्शनल समझ में आ गया। उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी में हम मैक्सिमम वर्ड यूज़ करते हैं, मैक्सिमम। और वाइटल कैपेसिटी में कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कितना अंदर ले सकता है। एक बार उसने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, अब वो कितना ले सकता है, या फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया और कितना वो निकाल सकता है, वो उसकी मैक्सिमम जो उसकी वॉल्यूम होगा वो वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। और ये होता है हमारा IRV प्लस ERV प्लस TV होता है। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि जो वाइटल कैपेसिटी है उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। ठीक, ये हो गया। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, फिर ट्रांसपोर्ट है। इजी है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत इजी है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है याद करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम ये टेबल देखते हैं। ठीक, एक्सचेंज में हम ये टेबल देखते हैं। ओके, नो, टेबल देखते हैं। पार्शियल प्रेशर याद रखना होगा इन mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व इन डिफ्यूज़न। एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जब भी CO2 की बात करेंगे जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। ठीक है, 40 CO2 जब, CO2 का हमारा ये है कॉन्सेप्ट। देखते हैं, हम ऑक्सीजन देखते हैं और CO2 देखते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ऑक्सीजन का लेवल, अब ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में कितना है, ज़्यादा है, 159 है। ठीक, और CO2 का लेवल 0.3 है। एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 का लेवल कम है, 0.3 है। ठीक, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इसलिए अंदर आ रही है, बॉडी के अंदर आ रही है, 159 है। और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में हमारा जो पार्शियल प्रेशर है, एल्वियोलाई में हमारा पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 ऑक्सीजन का, और CO2 का देखा कितना है, 40। ठीक है, अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा CO2 ज़्यादा होगा। CO2 ज़्यादा होगा तो कितना है, 45। CO2 ज़्यादा होगा तो 45 है, और कम हो रहा है तो 40 है, ये ध्यान रखना है। अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड अगर है तो उसमें CO2 ज़्यादा होगा तो कितना है, 45। ये 45 है तो जो ऑक्सीजन है वो 40 है। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन 95 होगा, और CO2 हमारा अब भी कम है तो 40 होगा। फिर आते हैं टिश्यू में हमारा CO2 ज़्यादा होगा तो 45 होगा, है ना, और ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू में कम है, वो यहाँ पे 40 दिख रहा है। तो ये हमें याद होनी चाहिए। पहली चीज़, CO2 का ध्यान रख सकते हैं क्या, हाँ, CO2 का अगर कम होगा तो 40 होगा, और ज़्यादा होगा तो 45 होगा ना, ये ठीक।
ऑक्सीजन का कितना, एटमॉस्फेरिक एयर में 159 और CO2 का 0.3। अब ये हमें ऑक्सीजन का याद रखना पड़ेगा। 159 था, फिर एल्विलाई में ज़्यादा है 104 है, फिर डीऑक्सीजनेटेड में कम है तो 40 है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो 95 है, और टिश्यू में यहाँ पे भी जब ऑक्सीजन का कम हो रहा है तो वो 40 हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो कहानी समझ में आ जाएगी। अब इंस्पायर्ड एयर है और एक्सपायर्ड एयर है। यहाँ पे हमें दिखाया है यहाँ हमें दिखा रहा है एल्वियोलर एयर। ठीक, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो CO2 का जब कम होता है वो कितना होता है, 40 होता है, और यहाँ पे ज़्यादा है, ये हमें याद करना पड़ेगा, 104 mmHg। क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला जाएगा ये CO2। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड है ये पल्मोनरी वेन, अब ऑक्सीजन ये लंग में ऐसा हुआ, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ जाएगा हमारा लेफ़्ट ऑरिकल में आ गया, उसके बाद वहाँ से गया कहाँ, लेफ़्ट वेंट्रिकल में नीचे गया, और यहाँ से ये सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू पूरे ब्लड में गया। तो यहाँ पे हमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, कितना होगा, 45 mmHg, कितना है 45, ज़्यादा है, और जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वो कम होगा तो 40 होगा। अब यह है यहाँ टिश्यू में एक्सचेंज होगा तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल जाएगा, टिश्यू इधर और इधर से इधर चला गया। अब टिश्यू में भी कहानी वही है। अब यहाँ टिश्यू में तो ऑक्सीजन कम थी, 40 थी, और CO2 ज़्यादा था, 45 था उसका पार्शियल प्रेशर, तो CO2 आगे कहाँ, वेन में। अब वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होगा, तो जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा तो वो 45 होगा, और अब यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, जब भी कम हो रहा है तो वो 40 हो रहा है। ठीक, पहले प्रेफरेंस हम CO2 को देखेंगे, तो देखेंगे CO2 कहीं कम तो नहीं है, अगर CO2 कम है तो वो 40 होगा, और अगर ऑक्सीजन कम है तो वो भी 40 होगा। तो ये सिस्टमिक वेन के थ्रू आया हमारा राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग में। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वेलस एंड द बॉडी टिश्यू विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार इसको देख लेते हैं। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट क्या है, एल्वेलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की, है ना, एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में ये फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को, कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, गैस की सॉलिबिलिटी कितनी है। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो कंट्रीब्यूट करता है मिक्सचर ऑफ गैस में, वो कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या होता है पार्शियल प्रेशर। और इसे हम PO2 से ऑक्सीजन के लिए PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन, एंड ये हो गया, फिर ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सिमिलरली ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमें बस सॉलिबिलिटी ध्यान रखनी है। सॉलिबिलिटी कितनी है, 20 से 25 टाइम्स हायर होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में CO2 की सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो रही है, 20 से 25 टाइम। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर। तो जो CO2 का डिफ्यूज़न होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। CO2 बाहर ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जितनी अंदर आ रही है। द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 3 मेजर लेयर है। क्या क्या है, एक एपिथीलियम है,
दूसरा एंडोथीलियम है और बेसमेंट सब्सटेंस है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा एपिथेलियम है, ठीक। स्क्वैमस एपिथेलियम है ऑफ एल्वियोलर वॉल, 1 सेल थिक होती है, ठीक है। बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है, इसकी एंडोथीलियम होती है। एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी का है, यहाँ स्क्वैमस एपिथेलियम है और इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आरबीसी है, ब्लड कैपिलरी। डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ एल्वियोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक। फिर कंपोज ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर है, वही चीज़ है इन बिटवीन। यहाँ पे टोटल थिकनेस जो है, इट्स टोटल थिकनेस जो है वो 1 mm से भी कम है, 1 मिलीमीटर से भी ये थिकनेस कम है। देयर फॉर ऑल द फैक्टर्स इन आर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई से टिश्यू की तरफ ले जा रहा है और CO2 जो है वो टिश्यू से एल्विलाई और फिर बाहर ले जा रहा है, बॉडी से बाहर। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमें देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास CO2 है और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है। तो 70% CO2 जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इन प्लाज्मा, ठीक। और 20 से 25% ब्लड से मिल के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 7% जो है वो डिज़ोल्व होके जाता है, डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। अब अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो जो 97% है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है और 3% डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, ठीक। ये है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस देखना है, रेगुलेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये पहला पैराग्राफ जो है उसमें यही कहा है कि ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 के लिए हमारे पास ब्लड है। अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो उसमें से 97% जो है वो आरबीसी ले जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 3% जो है ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब 20 से 25% CO2, अब CO2 की अगर हम बात करें तो उसमें से CO2 70% जो है एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, जबकि 7% जो है प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जा रहा है और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन मीन्स आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो 20 से 25% है। ये क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में हमारा उसको देखने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे चल नहीं रही है पेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। हीमोग्लोबिन, इसे समझते हैं। हीमोग्लोबिन एज अ रेड कलर आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। अच्छा, ये टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते हैं, ओके, ठीक है। नहीं